अभी ऐसे करते हैं ना वो, आज वो एक्टिविटी करते हैं दोबारा, जो अरसे बाद हम वो पूरे सेक्टर्स को दोबारा देखते थे इकोनॉमी के साथ। हसन भाई कह रहे हैं केएफसी आ जाए तो फिर 15 से बजाय। हसन भाई, बात ये है मार्केट ना अपने आप को री रेट कर रही है। अ, अभी ये वाला क्वेश्चन का आंसर मैं शायद थोड़ी देर बाद करूं, सारे ज्वाइन कर लेना सर। क्रूड ऑयल से फिर नेगेटिव इंपैक्ट आएगा पीएसओ जीडीसी पीपीएल। नहीं, क्रूड ऑयल जितना ऊपर जाएगा पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा ऑन ओजीडीसी पीपीएल मारी। वजह क्या है, इनके जो रेवेन्यूज होते हैं दैट इज डॉलर बेस्ड रेवेन्यूज। इन्होंने अपनी कॉस्टिंग ऐसे की हुई है कि जो इंटरनेशनल मार्केट रेट वेल हेड कॉस्ट हो, तो जितना ऊपर जाएगा इनकी प्रॉफिटेबिलिटी उतनी ही बढ़ती जाएगी। प्लस दूसरी रीजन भी है। ये सारी रीजन सारे वो क्वेश्चन है जो आगे 6 महीने वाला ना, 6 महीने वाली जो आगे डिस्कशन करनी है उसमें। बाटा भी यार, बाटा में भी बड़े ज्यादा लॉसेस हुए हैं बाटा, है ना। बाटा ने 32 साल बाद ऐसी ऐसे किया जो इस दफा किया उन्होंने। तो आई विल सजेस्ट कि बाटा को आप भी शिफ्ट कर लें, बाटा से बजाय सर्विस पर चले जाएं अगर बाटा ही रखना है। ठीक है, वरना बाटा वाला लॉस कहीं से रिकवर हो जाएगा। करंट इन्फॉर्मेशन इंक्रीज ऑयल सिनेरियोस हाई लेवरेज कंपनी लाइक एयरलियन। बिल्कुल ये रिस्क पे है, बिल्कुल है। मुशबा भाई बिल्कुल, उलमा कराम इंट्राडे ट्रेडिंग को मना करते हैं। ट्रेडिंग क्यों मना करते हैं? वो इसलिए मना करते हैं, इस्लाम के देर आर डिफरेंट। मैं मुफ्ती नहीं हूं पहली बात, हमारे मुफ्ती साहब हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। लेकिन मुझे जो उन्होंने समझाया था, बिलाल भाई बंद कर लीजिएगा कैमरा। सारे आपकी तरफ देखने लग गए हैं, हमें कोई देखेगा ही नहीं। ठीक है। तो मुजबा भाई वो है, इस्लाम का एक रूल है कि कब्जे में चीज लिए बगैर आगे नहीं बेचनी। ठीक है। तो T+1 की वजह से वो एक दिन में कब्जे में नहीं आता, वो नेक्स्ट डे कब्जे में आता है। तो इस वजह से कहते हैं। माड़ी स्टक है, बिल्कुल स्टक है सर। ये सारी अभी डिस्कशन करते हैं, जरा आप उसने क्वेश्चन क्वेश्चन ले लें। और बस एग्जैक्ट 3 4 5 मिनट बाद शुरू करते हैं। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की प्रेशर का गनी क्लास ने अच्छा रिजल्ट दिया है। व्हाट योर मिड टर्म टारगेट जीएचजीएल विद नो। शर्जील भाई, गनी ग्लास इज अ वेरी गुड कंपनी, जीएचजीएल इज वेरी गुड कंपनी, फंडामेंटली भी अच्छी कंपनी। मसला इसकी मैनेजमेंट से है। इसकी मैनेजमेंट, देखें दो किस्म की मैनेजमेंट होती है, याद रखिएगा। किसी भी कंपनी की मैनेजमेंट दो, एक वो मैनेजमेंट होती है जो अपनी प्रॉफिट की बात करती है, यार मुझे इतना बच गया, मैंने जेब में डाल दिया, मेरी जिंदगी सुकून में है, मेरी जिंदगी साथ। एक मैनेजमेंट वो होती है, नहीं, मैं भी स्कूल में हूं, और मेरे साथ जो ये शेयर होल्डर है जिसके पास 5 शेयर हैं, 10 15 20 50 500 1000 2000 हमारी तरह के शेयर होल्डर्स, वो उनका भी ख्याल रखती है। तो ये जो सारी चीज है ना, ये सारी चीज जो होती है, ये विजन होता है। हबको की मैनेजमेंट विजनरी मैनेजमेंट है। ठीक है। एक आप लोग इतनी स्पीड से सवाल पूछते हैं भाई, वो पिछला भी सवाल दे रहे तब फोकस अगले पे चला जाता है। ठीक है। तो ये जो जी वाली मैनेजमेंट है ना, इनका यही मसला है कि ये चाहते ही नहीं हमारी कंपनी ग्रो करे। क्वाड वाले थे, वो उनकी कंपनी ग्रो नहीं, रेट नहीं सही आ रहा था, उन्होंने कहा मार्केट से हम शेयर ले लेते हैं, हम शेयर लेके उसको इंक्रीज करते हैं। तो उन्होंने 7 8% बाय बैक किए शेयर, कि मार्केट कैप इनका सही हो, स्कार्सिटी शेयर्स के बढ़े। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस मैनेजमेंट के साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं। सिर्फ 3 मिनट और वेट करना पड़ेगा, सारे वेबसाइट वालों को भी लिंक जाना है। बिल्कुल ऐसे ही मैं भी अभी खबर पढ़ रहा था, ईरान ने यूएई पे हमला कर दिया। अब यूएई पे हमला करना, ईरान को भी अब समझना चाहिए कि पाकिस्तान की मार्केट कहाँ गई है, हम गरीबों को भी कमाने दे। ठीक है। हम तो वो हमने इन्वेस्ट किया है, तो अब मुझे लगता है दज्जाल ना निकला है अगले जुम्मे तक। ठीक है, यकीन करो ये हिसाब हो गया। पेल, बीओपी, एनएमएल, पीएस, आरएफ भी, तीनों सारे अच्छे हैं यार, बेहतरीन शेयर्स हैं आपके। कोई देखिए, जब आप मुझसे पूछते हैं ना कि ये शेयर अच्छा है ये बुरा है, मुझे समझ नहीं आती मैं किस बेस पे बताऊं। जैसे अगर किसी को पीएसओ बुरा लगता है, तो क्यों बुरा लगता है यार, मतलब क्या मसला है? सही है। अब सर ये शेयर ऊपर वेबसाइट नहीं अस्सलाम वालेकुम। सर वेबसाइट के साथ लिंक शेयर हो चुका है। व्हाट्सएप पे शेयर करना है या इसको अभी प्राइवेट ही रखें? जाए, मेरे ख्याल से प्राइवेट ही रखें सर। डन हो गया, क्योंकि यूट्यूब का हुआ है तो फिर इसको प्राइवेट ही रखते हैं। हम लिंक शेयर हो गया, आप अपना सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। अभी हमारे पास इतने ही लोग ज्वाइन कर चुके हैं, रिकॉर्डिंग है, हम बाद में शेयर कर देंगे।
चलें स्टार्ट करते हैं फिर अल्लाह का नाम लेकर। इकोनॉमी को ना देखने के मुख्तलिफ जरिए होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये है आज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपने ना नीचे कोई ये दिल गुर्दे बेचते रहे ना, मुझे पता था जाग रहे हैं। मुझे ऐसे अचानक लगता है कि मैं डिस्कनेक्ट हो गया हूँ। मुझे सबसे ज्यादा डर लगता है कि मैं रेडियो पे बैठ के शो ना कर रहा हूँ, कोई सुन नहीं रहा हो, ये वो। ठीक है। अब इकोनॉमी के ना डिफरेंट नजरिए होते हैं देखने के। अब मुझसे आप ये क्वेश्चन, या हम किसी से ये क्वेश्चन पूछेंगे, अगले 6 माह का हाल बताओ, यानी कोई भी नहीं बता सकता। इस स्टेज पे डेफिनेटली कोई नहीं बता सकता। किसी के ख्वाब में भी ये नहीं था कि ईरान यूएई पे हमला कर देगा, जो अभी उसने 4 किए हैं। क्या रीजन है, कैसे है, मतलब अब इसका क्या रिएक्शन आएगा, हम लोगों में से कोई भी नहीं जानता। ठीक है। हो सकता है पाकिस्तान ने कराया हो भाई, कि भाई यूएई इसराइल कैंप में जा रहा है, हमसे पैसे वापस मिल रहे हैं, तो 2 को इधर तो फेंक। अगर इसराइल तुम्हारे पीछे आया तो हम पीछे खड़े हैं। कुछ भी हो सकता है यार, ये डिप्लोमेसी है। तो अभी जितनी भी हम बातें करेंगे ना मेरे भाई, जितनी भी बातें करेंगे, दैट इज जस्ट द लर्नर किस्म के गेस लगाएंगे कि ये हो सकता है, ये हो सकता है। स्टॉक मार्केट के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, जो स्टॉक मार्केट को इफेक्ट करती है, वो होती है 2 चीजें। मैं हमेशा आपको बताता हूं, करेंसी डीवैल्यूएशन एंड इंटरेस्ट रेट। अच्छा, इकोनॉमी ऐसा चक्कर है, ऐसा गोलमाल है कि हर चीज महंगाई, महंगाई से ये, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट वही घूमता रहता है। इंटरेस्ट रेट जब बढ़ता है तो ये वो। अब आपने ना 2-4 चीजों को देखना है। सबसे पहली चीज आपने देखनी है कि पाकिस्तान की करेंसी डिवैल्यूएशन होने के डिफरेंट अवामिल होते हैं। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट अमल ये होता है कि आपका फॉरेन रिजर्व नीचे आ रहा हो, आपके पास डॉलर ना हो, आपका फॉरेन रिजर्व नीचे आ रहा हो। अभी पाकिस्तान का फॉरेन रिजर्व है $16 बिलियन का। कितना? $16 बिलियन का। पाकिस्तान की सबसे ज्यादा जो इंपोर्ट करता है, जिसका सबसे ज्यादा इंपोर्ट बिल होता है, याद रखिएगा, वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है। ऑन एवरेज पाकिस्तान पहले $300 मिलियन की पेट्रोलियम प्रोडक्ट मंगाता था। अब रेट ऊपर होने की वजह से वो $800 आ गया, डबल हो गया, ट्रिपल हो गया, डबल से भी ज्यादा। अब इशू ये है कि अगर इस तरह पेट्रोलियम प्रोडक्ट पाकिस्तान मंगवाएगा, पेट्रोल तो चलाना है, इकोनॉमी का पहिया चलना है, क्योंकि पाकिस्तान की जितनी भी कंपनीज हैं। अब यहां मैं ना आज बड़े ही आपको डीप कंसेप्ट दूंगा, अगर आप लोग साथ साथ पिक करते जाएंगे। जितनी भी पाकिस्तान की कंपनीज हैं, ओजीडीसी, माड़ी, पीपीएल, ये टोटल मिला के पाकिस्तान की जो पेट्रोल और गैस की टोटल डिमांड है, उसका सिर्फ 17% कवर करते हैं। कितना? खास तौर पे ये पेट्रोलियम जितनी निकलती है, ये सिर्फ 17% कवर करते हैं। बाकी जो 83% है वो पाकिस्तान ने बाहर से मंगवाना होता है। इस चीज को समझे, पहली चीज। ये रीजन है, ये रीजन है जिसकी वजह से आपको जब इंटरनेशनली क्रूड ऑयल बढ़ता है, तो सबसे ज्यादा जो पाकिस्तान ने बाहर से चीज मंगवानी है, जिसका सबसे ज्यादा बिल होना है, वो आपका पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। और पेट्रोलियम प्रोडक्ट जहां आप 60, 62, 65, $70 पर बैरल ले रहे थे, अब वही चीज आपको 120 में मिल गई। अब आप इमेजिन करें, आपका फॉरेन रिजर्व डिप्लेट होगा। अच्छा, उसके बाद ऐसे हालात में आपने किसी के साथ तो रहना है ना, या ईरान के साथ रहना है, या अमेरिका के साथ रहना है, या आपने यूएई के साथ रहना है। आपने आपने कहा जी मैंने यूएई के साथ नहीं रहना, क्योंकि यूएई इसराइल में चला गया। हम ईरान और इनकी सुलह के मामले में, यूएई ने क्या किया? यूएई ने आपसे पैसे वापस मांग लिए। लेकिन यहाँ रिगार्डलेस ऑफ कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा इस गवर्नमेंट को कि 3.5 बिलियन एक, और यूरो बांड के 1.5 बिलियन यूरोज एक, ये जो 5 बिलियन का एक डिप आना था, ये हमने उनको छोड़ के सऊदी अरब से टोपियां ही कमाई है। लेकिन हमने सऊदी अरब से पूरा करके अपने फॉरेन रिजर्व को गिरने नहीं दिया। 1998 में अभी पाकिस्तान के पास जो फॉरेन रिजर्व पड़ा है ना, वो 2-2.5 महीनों के लिए है। 1998 में एक ऐसा टाइम आ गया था, बिफोर मिलिट्री कू, एक ऐसा टाइम आ गया था जब फॉरेन रिजर्व पाकिस्तान के पास सिर्फ 11 दिन का रह गया था। 11 दिन बाद ये, तो ये एक अच्छी चीज है कि भाई 5 बिलियन की आपने पेमेंट्स भी कर दी, और दूसरी साइड्स पे आपने कवर भी कर लिया, उतने पैसे आप इधर उधर से जमा करके ले भी आए। तो फॉरेन रिजर्व वाली ये चीज आपको एक चीज काबिले तारीफ है, जैसे भी हुआ, छोड़े इस चीज को। ठीक है। तो अब फॉरेन रिजर्व को मेंटेन किया हुआ है, तो इसका मतलब है
पाकिस्तान ना ओरिजिनली एक स्ट्रेटजी ये होती है कि आप करेंसी को डी वैल्यू कर देते हैं, लेकिन पाकिस्तान की जो ये वाली रजीम है ना, खास तौर पे जो पॉलिसी मेकर इन रावलपिंडी बैठे हैं, वो इस चीज को बड़ा गलत समझते हैं, और इस चीज को वो समझते हैं कि करेंसी को डी वैल्यू नहीं होने देना। जो भी हालात हो जाए, जैसे भी हो जाए, हमने करेंसी को डी वैल्यू नहीं होना चाहिए, ये वाला दाग हमने मुंह पे नहीं लेना। तो ये रीजन है कि आप अगर जरूरत हो भी ना, तो ये लोग इस गुनाह में नहीं जाएंगे कि हम अपने दौर में करेंसी डी वैल्यू नहीं होने देंगे। ठीक है, तो इसलिए हम फॉरेन रिजर्व को मेंटेन कर रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि स्टॉक मार्केट जो होता है ना, ये एक लीडिंग इंडिकेटर होता है। अब यहां मैं आपको कंसेप्ट देना चाहता हूं, लीडिंग इंडिकेटर क्या है। लीडिंग इंडिकेटर क्या है कि अभी इकानमी ने चलना है, इकानमी ने ठीक होना है, मुल्क ने अच्छे, अभी आईएमएफ से वादे हो रहे हैं, ये सारा स्टॉक मार्केट ऊपर जाना शुरू हो जाएगी, लीड करना शुरू हो जाएगी। स्टॉक मार्केट 4 महीने पहले ही, इसे कहते हैं फ्यूचर फॉरवर्ड। ठीक है, जंग की खबर आई उस दिन तो कोई पेट्रोल नहीं ना बढ़ा, लेकिन स्टॉक मार्केट को पता लग गया कि आगे पेट्रोल बढ़ना है, तो स्टॉक मार्केट नीचे आना शुरू हो गई। ठीक है, तो ये एक लीडिंग इंडिकेटर है कि हालात बाद में खराब होते हैं। ठीक है, और उससे पहले चीजें स्टॉक मार्केट रिसीव करने लग जाता है, एक्सेप्ट करने लग जाता है कि भाई ये है। उसकी रीजन क्या होती है? रीजन होती है अंदर इन्वेस्टर्स हैं, इमोशंस हैं, पैनिक सेलिंग शुरू हो गई, स्टॉक मार्केट से आपको चीजें रिप्रेजेंट। तो जो दूसरी चीज आपने देखनी है, जो आप समझनी है, मैं सारों को बाद में कनेक्ट करूंगा। तो पहली चीज, आपने फॉरेन रिजर्व का चक्कर देख लिया, करेंसी को डी वैल्यू नहीं गवर्नमेंट होने देगी, जिद, वो कहते हैं ना जरूरत पड़ेगी फिर भी नहीं होने देंगे, जिद लगा के बैठे हैं। वो शेर है ना, इस दिल की जिद हो तुम, वरना इन आंखों ने तुमसे भी हसीन देखा है। ठीक है, तो ये सिनेरियो में वो नीचे नहीं आने देंगे। तो दूसरी चीज हमने देखना है कि स्टॉक मार्केट फ्यूचर फॉरवर्ड मूव करती है। अब चलते हैं जंग की तरफ। देखो यार, जियो पोलिटिकली ये जंग है, जंग से क्रूड ऑयल की सिस्टम हो रहा है, ओपेक का सिलसिला टूट रहा है, ये सब कुछ हो रहा है, जिसमें जो सबसे पाकिस्तान की महंगी चीज है पेट्रोल, वो महंगी हो रही है। ठीक है, अब पेट्रोल महंगा हो रहा है तो हमारा फॉरेन रिजर्व डिप्लेट हो रहा है, हमारा फॉरेन रिजर्व डिप्लेट हो रहा है। हम अमेरिका के कैंप में जाके बैठ गए हैं, और बार बार हम अगली आईएमएफ की डील की भी बातें कर रहे हैं, हम ये सारा कुछ कर रहे हैं। हाँ, अगर इकोनॉमिकली देखा जाए तो हम उस सिचुएशन में नहीं है जो 2023 की सिचुएशन थी। ये एक चीज क्लियर कर ले कि हम उस सिचुएशन में अभी नहीं है जो 2023 की सिचुएशन थी। हाँ, हम ऐसी सिचुएशन में है जो अनसर्टन है, और मार्केट हेट अनसर्टनिटी। मार्केट ऐसे बिल्कुल ठीक थी कि सुलह हो रही है, सुलह हो रही है, दो बम गिराए उन्होंने अमेरिका के पे, और मार्केट 4500 पॉजिटिव से -200 से फिर 900 प्लस बंद हुई। ये तो हमारा सिचुएशन है। क्यों? मार्केट को एकदम सर्टन थी कि चलो यार सुलह हो रही है, ट्रंप ने भी, ईरान ने भी, ठंडा हुआ, ये हुआ बच्चा। और अब सुबह देखिएगा, अगर रात तक कोई, ट्रंप अभी उठने वाला होगा, अगर उसने 2 4 5 ट्वीटें ना की सुबह तक, देखें हमारी मार्केट का क्या हालात वाकयात होते हैं। ठीक है, तो आपने एक ये चीज को देखना है। अब जो पेट्रोल है, अब आ जाए दोबारा पेट्रोल पे, अब पेट्रोल महंगा होगा तो पाकिस्तान की इंडस्ट्री की बैकबोन पेट्रोल है, हर चीज पेट्रोल पे डिपेंड कर रही होती है, आपकी लॉजिस्टिक, मेरा आना जाना। अब देखें ना, हमने अपनी एम्प्लॉयज की सैलरीज इंक्रीज की हैं। सैलरीज इंक्रीज क्यों की हैं? हालांकि टाइम नहीं था सैलरी इंक्रीज करने का, क्योंकि यार फ्यूल एक्सपेंस है, फ्यूल एक्सपेंस उनका बढ़ा है, तो उनको इफेक्ट होगा सारी लाइफ। तो सारे आप लोगों की सैलरीज इंक्रीज हुई होंगी, नहीं तो यार खर्चे तो आप लोगों के इंक्रीज हुए ना, कि आप लोगों ने कहा होगा कि मैं पहले ये चीज इतने की लेता था और अब इतने की हो गई। ठीक है, तो ये चीजें सारी, हर बिजनेस इससे सफर कर रहा है। तो ये जो सारी सिचुएशन है, इससे महंगाई आती है। महंगाई कितनी आती है, अब ये भी एक समझना बड़ा जरूरी है। मैं आपको ना इसलिए ये सारी चीजें समझाता हूँ कि यार एटलीस्ट आप जब किसी जगह बैठो, कोई रात को कोयटा पराठे पे बैठ के चाय पी रहे हो, तो 2 4 दोस्तों को कोई अच्छी बात बता देना। ये नहीं कि वो जी उधर एक आसमान पे घोड़ा दौड़ता देखा है और एआई वीडियो पे ये, आप उसे समझा देना कि देखो यार, पहले जो हमारी महंगाई थी इन 2023, ठीक है, वो आपकी 33%, 29%, 27% की फिगर आती थी। फिर 2 साल पहले से ये फिगर कम होना शुरू हुई, और फिगर ये आ गई 4.3, 5.3, 5 वैसे पाकिस्तान की जो एवरेज 20 साल की महंगाई है वो 11.5 12% पे है। अगर आप कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट देखें इन्फ्लेशन का पाकिस्तान में, वो 12% है। जो
अभी तक आज के नंबर से पहले तक जितने भी हम नंबर देख रहे थे कि महंगाई 5 से 6 पे चलेगी, 6 पे 7.5 पे चलेगी, वो सारे नंबर्स में अभी वार का उस तरह असर शामिल नहीं था। अब जो महंगाई की जितने नंबर्स आगे आएंगे उसमें वार का इफेक्ट शामिल होगा, क्योंकि अब मार्च के अंदर जो सारे अप्रैल के अंदर जो सारी महंगाई आई उसके नंबर कल आए हैं। आज मैंने आपको सुबह वॉइस मैसेज में नया है, दैट इज 10.3। 21 महीनों के बाद हम डबल डिजिट में आ गए हैं। जो जो महंगाई ऊपर जाएगी, उसको कवर करने के लिए गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट ऊपर लेके जाएगी। हाँ, इस दफा गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट ना भी ऊपर लेके जाती तो बच जाना था, लेकिन प्रीएम्प्टिव उन्होंने पहले ही हालात से पहले ही जाके इंटरेस्ट रेट को ऊपर ले गए कि भाई ठीक है, इंटरेस्ट रेट ऊपर ले लो ताकि महंगाई को कंट्रोल किया जाए। ना भी लेके जाती तो काम चल सकता था, लेकिन ये गवर्नमेंट ने एक अच्छी प्रीएम्प्टिव अप्रोच बनाई कि रेदर देन के जब चीजें और वर्स होंगी हम फिर लेके जाएंगे, तो अभी इंटरेस्ट रेट को ऊपर ले जाओ। तो ये एक चीज है। हाँ, ये इंटरेस्ट रेट टेम्परेरी है, परमानेंट है। हाँ, अगर महंगाई की फिगर्स पे पता चलेगा। अगर जंग ऐसी रही और आपकी महंगाई आपकी एवरेज 12% को क्रॉस करती है, फिर आपके लिए, हम सब के लिए ये एक बड़ी डिजास्टरस चीज होगी। अच्छा, मैं इस सारी सिनेरियो में ना आपको इन द एंड कुछ सेक्टर्स भी बताऊंगा, कुछ कंपनीज भी बताऊंगा कि कैसे हमने अपने आप को पोजीशन करना है इन सारी सिचुएशन में। डरना नहीं यार, अब हो गया, क्या कर सकते हैं। तो इस तरह इंटरेस्ट रेट ने आपकी महंगाई के नंबर्स के साथ रहना है। तो अभी महंगाई का नंबर है 10.3। तो आपने बाद में ये चेक करते रहना है कि 10.3 को हम किस तरह लेके चलेंगे। ठीक है जी। ये आपकी दोनों सिचुएशनें कवर होगी, महंगाई और ये जंग इफेक्ट। कोई पता नहीं सर। हाँ, जंग की चीजें सही होती हैं, चीजें नॉर्मलाइज होती हैं। अब हम लोग इकोनॉमी में दोबारा वापस आएंगे आज से 6 माह वाली पोजीशन में, तब जब आपका क्रूड ऑयल 70 से नीचे आएगा या एटलीस्ट 75 से नीचे आएगा। तो सिंपल आपको पता होगा। उससे पहले ये सोच तो है ना कि मार्केट ऐसे हो जाएगी, मार्केट वैसे हो जाएगी, मार्केट ये हो जाएगी, मार्केट वो हो जाएगी। वो सारी सिचुएशन जब खत्म होगी, मैं प्रिडिक्ट करता था 2.33 2.48 के दरमियान मार्केट। लेकिन जब तक जंग स्टेबल नहीं होती, और अब आपको ये याद होना है, जब तक क्रूड ऑयल 75 से नीचे नहीं आता और आपकी महंगाई दोबारा सिंगल डिजिट में नहीं आती, अब वो 10.3 पे है, जब तक सिंगल डिजिट में नहीं आती तो समझ लें कि वो जो आपका बुलिश मोमेंटम था वो फॉर अ टाइम बिंग हैम्पर्ड हो गया, हाल्ट हो गया। ठीक है। तो ये जो सारी सिनेरियो है ना, इस सिनेरियो को आपने इस तरह देखना है। दो चीजें आपने समझ ली कि भाई इंटरेस्ट रेट, वो तो महंगाई के साथ, तो हमने दो फैक्टर्स देखने हैं। तो फिर हमने देखना है कि बुलिश मोमेंटम शुरू होगा, क्रूड ऑयल 75 से नीचे, जंग कल रुक जाए। मैं जंग रुक जाए, अल्लाह करे मार्केट ऊपर जाना शुरू हो जाएगी, लेकिन हम मार्केट में सिर्फ ऊपर नीचे देखने के लिए तो नहीं यार बैठे। इस चीज को समझे भाई, हमने अब बस यही देखना है कि मार्केट ऊपर जा रही है, मार्केट नीचे जा रही है, सुबह उठते हैं ऊपर जा रही है, शाम को नीचे जा रही है, वॉशरूम से बाहर आते हैं पता चलता है -7 पॉइंट, खाना खाने जाते हैं तो पता लगता है जमा इतने हो गए। और यार ये नहीं करना, हमने तो इसमें बैठना है रिस्क के लिए और लंबे अरसे के लिए, ताकि कुछ चीज बना लें हम लोग, अपनी जिंदगी को अपग्रेड कर लें। तो ये सारी सिचुएशन में बस दो ही चीजें हैं। महंगाई सिंगल डिजिट में आनी चाहिए जो अब 10.3 पे चली गई है, और क्रूड ऑयल 75 से नीचे। तो सिंपल आपका फुल स्टॉप, ये दो फैक्टर आपके। जंग रुकेगी, मार्केट ऊपर जाएगी, दैट इज अ गुड थिंग। फॉरेन रिजर्व आपका जो 10 बिलियन से नीचे नहीं आना चाहिए। अभी 16 बिलियन पे, अगर बैंक का लिक्विड फॉरेन रिजर्व भी लगा लें तो हम 20 बिलियन के आसपास बन जाते हैं। ठीक है। लेकिन ये सारी सिचुएशन, अब ये मार्केट की सिचुएशन, अब आगे क्या मार्केट की सिचुएशन से होना है, ये दो फैक्टर्स अगर नहीं ठीक होते, यही सिचुएशन चलती है, तो भाई बात ये है, अगर यही सिचुएशन चलती है तो सबसे पहले हमारे ऊपर क्या क्या नेगेटिव इफेक्ट आ सकते हैं। सर, सबसे पहले आपकी जो LSM है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, वो इफेक्ट होगी। आपकी कंपनीज की यील्ड इफेक्ट होगी, उनकी अर्निंग्स इफेक्ट होगी, क्योंकि हर चीज महंगाई के साथ एसोसिएटेड है ना। ठीक है, आपका दो तीन सेक्टर्स बड़े बूम करेंगे। पहला सेक्टर आपका एक्सप्लोरेशन सेक्टर बूम करेगा, दूसरा ये। ठीक है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, अब हम क्या कर सकते हैं। तो आपके दूसरे सेक्टर, फूड सेक्टर पे उसका असर पड़ेगा, चीजें महंगी हो जाएंगी। गाड़ियों वाले सेक्टर पे भी असर पड़ेगा। अच्छा, उसमें भी मैं आपको आज एक इफेक्ट बताऊंगा कि इंटरेस्ट रेट से गाड़ियों वाले सेक्टर पे कितना इफेक्ट पड़ेगा। तो ये सारी चीजों को आपने अब इसमें क्या करना है, आपने ठंड प्रोग्राम रखना है, आपने मार्केट की सिचुएशन के साथ साथ अपने पोर्टफोलियोज को चेंज करते रहना है। हाँ, अगर आप ऐसे शेयर्स में फंसे हुए हैं जैसे
छोटे टेलीकार्ड में फंस गए या इस तरह के शेयर्स में, जिसमें हो सकता है कि कल से अपर कैपे लगने लग जाए, हो सकता है परसों से लोअर कैपे लगने चल जाए। तो दिस इज अ टाइम, इस टाइम गधे और घोड़े सारे बराबर हैं। तो अगर मार्केट अगले 2-3 दिन में 10-15 हजार पॉइंट नीचे आती है, तो आप अपने गधों को देखो, एक गधा जमा 10 गधे इज इक्वल टू 11 गधे। ऐसे नहीं हो सकता कि 12 गधों को आप इकट्ठा कर लें, घोड़ा बन जाए। घोड़ा, एक घोड़ा प्लस एक घोड़ा, वो एक घोड़ा प्लस गधा खच्चर ही बनेगा यार, इसे छोड़ो, ये एक नई चीज आ गई। तो अब आपने अपनी सारी सिचुएशन को चेंज करना है। सिचुएशन को चेंज करना है, अगर मैं सेक्टर वाइज बात करूं, सबसे पहले तो आपको मैं कहूंगा ऑटो सेक्टर। ऑटो सेक्टर लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। अब यहाँ एक दूसरा परसेप्शन भी सुने। ऑटो सेक्टर इंटरेस्ट रेट ऊपर जाने से ये नेगेटिव होते हैं। क्यों नेगेटिव होता है? क्योंकि लोगों ने लीज पे गाड़ियां लेनी होती हैं, कम लीज पे गाड़ियां चलती हैं। लेकिन मजे की बात यह है, जैको साजगार के मामले में सिर्फ वो ही लोग गाड़ियां ले रहे थे जो बैंकों से कम गाड़ियां निकलवा रहे थे, वो जाके डायरेक्टली ले रहे थे। हाँ, जब वो होंडा का, टोयोटा का जमाना था ना, 60-60 70-70 लाख वाली, जब मिडिल क्लास गाड़ी लेती थी, तो वो ऐसे लेते थे कि चलो यार इंस्टॉलमेंट पे ले लेते हैं। अब इंस्टॉलमेंट पे गाड़ियों का रेट उस तरह नहीं रहा। ये जितनी एसयूवीज है ना, इसमें से 70-80% लोग कैश पे ले, की बात करते हैं, उसमें आगे बहुत सारी चीजें आ रही है। बाइक बंद कर दिएगा इरफान भाई। हाँ, तो 70-80% जो ये एसयूवीज है ना, ये कैश पे ले रहे हैं। तो जो इंटरेस्ट रेट का 1% बढ़ने का कोई नेगेटिव इंपैक्ट एज सच उन कंपनीज पे नहीं आएगा, बल्कि हो सकता है इन रिटर्न थोड़ा सा पॉजिटिव इंपैक्ट भी आए। क्योंकि गाड़ियों का जो कैश साइकिल है वो नेगेटिव चलता है। नेगेटिव कैश कैश साइकिल इस तरह होता है कि गाड़ी खरीदने से पहले लोग उसके पैसे जमा करा देते हैं, तो वो पैसे गाड़ियों वाले अपने बैंक अकाउंट में रखते हैं और बैंक अकाउंट से उस पर प्रॉफिट आता है। साजगार ने पिछले क्वार्टर में जो बुकिंग के पैसे थे उस पे 54 करोड़ रुपया प्रॉफिट कमा लिया था। ठीक है। तो अमूमन ये कहा जाता है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने से गाड़ियों का ऑटो सेक्टर्स नेगेटिव होता है, लेकिन ये अब आपने कंसेप्ट ले लेना है कि ये जो अच्छी कंपनी जैसे साजगार है, जैसे जैको की गाड़ियां हैं, ये सारे लोग कैश पे गाड़ियां ले रहे हैं, बैंक से नहीं ले रहे, तो इनका जो 70-80% इनको इतना इफेक्ट नहीं हो रहा। ठीक है। टोयोटा होंडा को, अब आपने सुना होगा कि होंडा को अपर कैपे लग रही है, हालांकि कोई रीजन ही नहीं बनती। उसकी रीजन ये है मेरे भाई कि होंडा शायद अपने आप को डी लिस्ट करने की खबरें चल रही हैं, कि होंडा अपने आप को डी लिस्ट करना चाह रहा है। और यार मेरी आवाज नहीं आ रही मुश्ताक भाई, आवाज नहीं आ रही? यार कोई जरा लिख के बता दे कि आवाज आ रही है नहीं। आ रही है सर। आ रही है जी, आ रही है। चलें जी, ठीक है। तो ये जो होंडा अपने आप को डीलिस्ट करने की खबरें हैं, क्योंकि इसने दुनिया के 3-4 मार्केट से अपने आप को डीलिस्ट किया है। तो ये एक चीज थी जिसकी वजह से ये कहा जा रहा था कि डीलिस्ट, और डीलिस्ट पे आपको पता है अवाम फिर अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। उन्होंने कहा जैसे सुजुकी के साथ हुआ, होंडा के साथ ही अपर कैपे ला। जिस दिन होंडा ने कहा कि ये खबर खराब है, ये खबर सही नहीं है, देखना फिर लोअर कैपे शुरू हो जाएंगी, तो आप फंस ना जाइएगा। ठीक है। तो ये ऑटो सेक्टर का मैंने आपको बताया कि ऑटो सेक्टर के लिए असल में अगर आप समझने वाले हैं, तो ये 1% का इंटरेस्ट रेट इसे उस तरह इफेक्ट नहीं करेगा जैसे दुनिया कहेगी। ओ इंटरेस्ट रेट, मैं भी कहता था इंटरेस्ट रेट, ये तो बाद में मैंने रिसर्च की तो मुझे पता चला कि इंटरेस्ट रेट इसका एक चीज। दूसरी चीज आ जाए, मैं आपको आज बताना चाहता हूँ एक्सप्लोरेशन सेक्टर। आप लोगों का बड़ों का क्वेश्चन होगा, मारी कहाँ गया एक्सप्लोरेशन देखें में, ओजीडीसीपी पे। देखें जी, बात सुने। एक्सप्लोरेशन सेक्टर के लिए क्रूड ऑयल का रेट ऊपर जाना इज द पॉजिटिव थिंग। क्यों ये पॉजिटिव चीज है? क्योंकि एक्सप्लोरेशन सेक्टर का जो रेवेन्यू होता है, यानी जो पेट्रोल निकालते हैं, उन्होंने गवर्नमेंट से बात की हुई है कि भाई हमें डॉलर में पे ना करो, करो हमें रुपीज में, लेकिन हमारी प्राइसिंग डॉलर बेस पे होगी। कि इंटरनेशनल जो क्रूड ऑयल होगा, आप वही क्रूड ऑयल का रेट हमें पैसों में दे देना, हम डॉलर में नहीं लेते। गवर्नमेंट ने कहा ओके, इससे तो हमें डॉलर बाहर नहीं भेजने पड़ेंगे, चलो हम पैसों में उतना ही दे देंगे। ठीक है। विन विन सिचुएशन बोथ के लिए। अब क्रूड ऑयल पहले 70 का था, उन्हें वो 70 के हिसाब से पैसे मिलते थे। अब वही क्रूड ऑयल का बैरल 115 का हो गया, अब उन्हें 115 के हिसाब से बैरल मिलेंगे। 115 नहीं, इसका पूरा एक कैलकुलेशन मेथड होता है, वेल एट कॉस्ट, ये वो दाएं बाएं करके। लेकिन फिर भी तो एक चीज ये पॉजिटिव हुई इनके लिए। ठीक है। सेकंड चीज ये है कि अगर फॉरेन रिजर्व ऐसी जंग रहती है, फॉरेन रिजर्व आपका डिप्लेट करता है, तो आपकी करेंसी डी वैल्यू कर जाएगी। तो करेंसी अगर डी वैल्यू कर जाएगी, फिर भी इनको फायदा है, क्योंकि इनकी तो डॉलर बेस इनकम है।
ठीक है, जहां ये 300 रुपए पर डॉलर ले रहे हैं, करेंसी 500 रुपए की हो जाए पर डॉलर, तो इन्हें 500 रुपए के हिसाब से रेवेन्यू मिलना शुरू हो जाएगा। दो चीजें होगी। तीसरी चीज ये है, अच्छा यहां अब मैं एक नया कंसेप्ट और देता हूं आपको। तीसरी चीज ये है कि इन इन कंपनीज के पास अच्छा खासा कैश पड़ा है, 250 अरब ओजीडीसी के पास पड़ा है, तो उस पे 1% इंक्रीज होने से सूद भी बढ़ गया, तो इनको तीनों चीजों से फायदा हो गया। लेकिन एक चीज इनके लिए नेगेटिव होगी। कोई बता सकता है? अगर कोई बता दे तो इस टाइम मैं उसे क्या इनाम दे सकता हूँ? फालसे का जूस दे सकता हूँ बस। कोई बताए, लिख के बता दे यार। अब वो बिलाल भाई वो उदाहरण नहीं, कोई लिख के बता दे। तो एक चीज इनके लिए नेगेटिव हो सकती है, वो अगर कोई भी नहीं बता रहा तो मैं ही बता देता हूँ। वो ये सर्कुलर डेट, बिलाल भाई ने बिल्कुल सही पकड़ा है। सर्कुलर डेट इनके लिए क्यों नेगेटिव हो सकता है? हो सकता है गवर्नमेंट इनको सर्कुलर डेट की पेमेंट्स ना करे। ठीक है, वो इसलिए पेमेंट ना करे कि हालात फिर खराब हो गए। पिछले 1 डेढ़ साल इन्हें पेमेंट्स मिलना शुरू हो गई थी। अगर इन्हें याद रखिएगा, इन कंपनीज को अगर गवर्नमेंट पेमेंट देगी तो ये नई डिस्कवरीज करेंगे। अगर गवर्नमेंट इन्हें पेमेंट्स नहीं देगी तो इनकी नई डिस्कवरीज नहीं होंगी, और नई डिस्कवरी जो नहीं होंगी तो समझ लें कि फिर हम लोग इधर से भी नीचे जाएंगे और इंटरनेशनली। तो ये भी एक चीज आपने याद रखनी है। तो ये एक्सप्लोरेशन सेक्टर, इस सिचुएशन में एक्सप्लोरेशन सेक्टर इज अ गुड सेक्टर। अब अगले तीसरा सेक्टर या चौथा सेक्टर, ये किस सेक्टर की ओर बात करें? कोई सेक्टर खुद ही बता दें। चलें बैंकिंग सेक्टर की बात करते हैं। बैंकिंग सेक्टर इज द जान ऑफ स्टॉक मार्केट। ठीक है, अब बैंकिंग सेक्टर जो जान है स्टॉक मार्केट की, अब बैंकिंग सेक्टर को हमने किस तरह देखना है? ठीक है यार, बोर तो नहीं हो गए? और यार मुझे ये बता देना, बोर से कितना टाइम हो गया? अभी 19 मिनट हुए हैं, बोर तो नहीं हो गए? नहीं सर। चलें, अच्छा जी, बैंकिंग सेक्टर की बात करते हैं। बैंकिंग सेक्टर मेरे भाइयों, आप इस तरह देखेंगे, अमूमन ये कहा जाता था बैंकिंग सेक्टर स्प्रेड से कमाता है, लेकिन प्रूव किया कुछ बैंक्स ने कि भाई स्प्रेड से प्रूव ठीक है। स्प्रेड क्या होता है कि आजकल इंटरेस्ट रेट है 11%। बैंक ने आपसे पैसे लेने हैं और आपको उसकी प्रॉफिट देनी है 8-9%, और बैंक ने वही पैसे लेके शुएब साजिद भाई को दे देने हैं कि ये पकड़ें, और आपको मैं लोन दे रहा हूँ 20% पे। तो दरमियान वाला जो गैप है ना, ठीक है, वो जो गैप है वो इनका नेट स्प्रेड होता है, और वो जो नेट स्प्रेड है उससे बैंक कमाता है। जो जो इंटरेस्ट रेट कम होगा बैंक का नेट स्प्रेड कम होता जाएगा। ठीक है, लेकिन कुछ बैंक्स, अच्छा इस टाइम आपने उन कंपनीज में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी है जिन कंपनीज की लीडरशिप बड़ी डायनामिक है, क्योंकि अभी हमें सर्टेनिटी नहीं है, हमें अभी सिचुएशन का नहीं अंदाजा। तो आपने उन कंपनीज को ज्यादा अपने पोर्टफोलियोज में रखना है जिसके अंदर आपको लगता है कि उनकी मैनेजमेंट इज जेनरस अनफ, वो डिविडेंड देंगे। उन्होंने इससे पहले भी बस साइकिल में लोगों को, जैसे हबको है, हबको ने पीछे भी पाकिस्तान की इकानमी के 4 5 7 फेजेस देख लिए हैं, तो हर फेजेस में उन्होंने अच्छा रेवेन्यू कमाया है। अच्छा रेवेन्यू कमाने के साथ साथ, जाहिद भाई बंद करते हैं ये, सारों का फोकस आपकी तरफ हो रहा है, इतने खूबसूरत लग रहे हैं नूरानी ऊपर से। ठीक है, सारे आपको देख रहे हैं, हमारी कोई बात ही नहीं सुन रहा। कर दें बंद सर। ठीक है, तो आपने इस मैनेजमेंट के पास जाना है जिस मैनेजमेंट ने हमेशा लोगों को दिया है। अब जैसे अभी बबान साहब ने नेटसोल का जिक्र किया ना, ठीक है, नेटसोल का रिजल्ट आया, अच्छा आया। इस सिचुएशन में मैं नेटसोल नहीं प्रेफर करूंगा। इस सिचुएशन में मैं मजान बैंक प्रेफर कर लूंगा, मैं एफएफसी प्रेफर कर लूंगा, मैं हबको प्रेफर कर लूंगा, मैं पीएसओ में चला जाऊंगा, ओजीडीसी में चला जाऊंगा, माड़ी में चला जाऊंगा, मैं यूबीएल में चला जाऊंगा। ये सारी मैनेजमेंट डायनामिक है ना। ठीक है, लेकिन मैं इस सिचुएशन में कोई ऐसी कंपनीज को नहीं पकड़ूंगा। आल दो मेरे पोर्टफोलियो में पेल भी होगा, मेरे पोर्टफोलियो में मुगल भी होगा, मेरे पोर्टफोलियो के अंदर एजीपी भी आएगा। एजीपी ने इतना बड़ा काम किया है, पाकिस्तान की मेन मसले की दवाई वो पाकिस्तान में बनाने लग गए हैं। ठीक है, तो इतनी सारी सिचुएशंस के बावजूद, ठीक है, मेरे पोर्टफोलियो में ये बड़े कम पोर्शन में होंगे, बड़े पोर्शन में ये नहीं होंगे। ठीक है, तो बैंकिंग सेक्टर 30%, 29% ऑफ टोटल फ्री फ्लोट बैंकिंग सेक्टर है। आप आज से 3 साल पहले और आज के बैंकिंग सेक्टर पे देख लें। यार ये क्या आपने हामिद भाई हमें शुरू कर लिया नया? छोड़े इससे सारे को सिचुएशन। बैंकिंग सेक्टर जो है, बैंकिंग सेक्टर में आज से 3 साल से आप देख लें रेट्स कहाँ से कहाँ पहुंच गए हैं। दूसरा डिविडेंड यील्ड, डिविडेंड यील्ड भी इनकी सारी है। तो ये जो सारी सिचुएशन है, ये सारी सिचुएशन मुझे कह रही है कि जंग के दिनों में भी बैंकिंग सेक्टर इज अ सेफ सेक्टर। तो बैंकिंग सेक्टर
एक्सप्लोरेशन सेक्टर, ये दो सेक्टर मेरे लिए सेफ सेक्टर होंगे। ठीक है, अब और सिचुएशंस में जाऊं तो रिफाइनरी सेक्टर, रिफाइनरी सेक्टर ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। उसकी रीजन क्या है? अच्छा, रिफाइनरी की भी दो तीन रीजन आज आपको मैं नए कंसेप्ट देता हूँ। रिफाइनरी किससे कमाती है? वो जो कमाती है क्रैक स्प्रेड से। अब आप कहेंगे क्रैक स्प्रेड क्या होता है? देखिए, जब क्रूड ऑयल को रिफाइनरी में डालते हैं ना, तो पाकिस्तानी रिफाइनरीज पुराने कंसेप्ट पे बेस करती हैं, हाइड्रो स्कीमिंग। तो रिफाइनरीज जो होती हैं उसमें जाता है तो वो मुख्तलिफ चीजों में बढ़ जाता है। थोड़ा सा उधर फर्नेस ऑयल बन जाता है, थोड़ा सा नहीं, पाकिस्तान की पुरानी है तो इधर बड़ा फर्नेस ऑयल बनता है, और फर्नेस ऑयल आपका बिकता ही नहीं मार्केट में। ठीक है, पहले बिकता था ये जहाँ आईपीपीज लेते थे, अब आईपीपीज ने अपने आप को चेंज कर लिया क्योंकि फर्नेस ऑयल से कार्बन बड़ा बनता था। तो फर्नेस ऑयल, ठीक है, फर्नेस ऑयल के साथ आपके नाम पे ऊपर चले जाएं पेट्रोलियम, डीजल, ये सारी कुछ। रिफाइनरीज ने इतना प्रॉफिट इसलिए कमाया कि रिफाइनरीज दो तीन जगह से प्रॉफिट है। एक तो रिफाइनरीज को गवर्नमेंट ने कह दिया कि भाई रिफाइनरीज वालों, तुम्हें रिफाइनरीज पता है आपको रेट कैसे मिलता था? आप हैरान रहेंगे सुन के। इसे कहते हैं पीएसओ का जो रेट होता था ना, जिस रेट पे पीएसओ ने खरीदना है तेल, कुवैत से या कतर से या ईरान से पीएसओ ने तेल खरीदना, क्रूड नहीं, बना बनाया तेल रिफाइन, वो ही रेट रिफाइनरीज पाकिस्तान में बेचेंगी। ये रेट है रिफाइनरी का, इस तरह डिसाइड होता था। ठीक है, कि पीएसओ अगर 70 रुपए लीटर ले रहा है तो रिफाइनरी ने भी भाई 70 रुपए लीटर ही देना। रिफाइनरीज कहती थी कि यार अब मर जाते हैं ऐसे, वो गवर्नमेंट कहती थी कोई हमें फर्क नहीं। तो रिफाइनरी इज अ वेरी टेक्निकल सेक्टर। लेकिन इन शॉर्ट, जब क्रूड ऑयल के रेट्स इस लेवल पे चले जाते हैं तो रिफाइनरी सेक्टर के लिए ये चीज पॉजिटिव होती है। और अटक रिफाइनरी ने कितनी प्यारी रैली दी है। ठीक है, इस रैली के अंदर अटक रिफाइनरी के दो फैक्टर शामिल थे। एक, अटक रिफाइनरी का ये जो प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज किया है। दूसरा, एनआरएल। एक मेरी बात याद रखें, एनआरएल को अब देखने वाला शेयर है। पूछे क्यों? बेस ऑयल जो होता है ना, बेस ऑयल, एक ये लुब्रिकेंट्स जो होते हैं, लुब्रिकेंट्स हाई प्रॉफिट मार्जिन होते हैं, जैसे जिक है, जैसे किक्स है, जैसे मोबिल है, ये सारे लुब्रिकेंट्स। लुब्रिकेंट्स जिस चीज से बनता है ना उसे बेस ऑयल कहते हैं। ठीक है, जो बेस ऑयल है ना, बेस ऑयल, वो पाकिस्तान की सिर्फ एक ही रिफाइनरी बनाती है, वो है नेशनल रिफाइनरी। ठीक है, बाकी जितना भी बेस ऑयल पाकिस्तान में आता है ना, वो पाकिस्तान से बाहर से आता है। ठीक है, तो ये जो रिफाइनरी बना रही है ना एनआरएल, भाई इसने अपनी बेस प्राइस को 200-300% महंगा कर दिया है। तो इस सारी सिचुएशन में एनआरएल लुब्रिकेंट वाले मामले में बड़ा प्रॉफिट कमा रहा है। ठीक है, और एनआरएल कंपनी भी अटक वालों, अटक ग्रुप की है। प्लस अटक इसलिए भी कामयाब हो गया, अटक के पास कोई 60-70 अरब रुपया अकाउंट में पड़ा था, उस पर 1% इंटरेस्ट रेट और इंक्रीज हो गया। तो इमेजिन करें कोई, मतलब 7-8 अरब रुपया तो वो सूद के ही कमाई जा रहा है, पड़ा पड़ा। क्यों पड़े होते हैं इनके अकाउंट्स में? इनके अकाउंट एज एस्क्रो अकाउंट होते हैं, इसलिए पड़े हैं कि गवर्नमेंट ने कहा हुआ है कि इतने पैसे तुमने अपने अकाउंटों में इसलिए रखने हैं कि हम तुम्हें परमिशन देंगे कि तुम अपनी ब्राउन फील्ड एक्सपेंशन कर लो, अपने प्रोजेक्ट्स को बड़ा कर लो, अच्छी मशीनरी ले आओ, ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑयल रिफाइन हो पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान ज्यादा से ज्यादा ऑयल निकाले। तो ये इसलिए सारा कुछ। सनर्जी भी इस मामले में ठीक है। सनर्जी के पीछे हालात, अब सुना है कि बिग बॉयज का बड़ा इंटरेस्ट है सनर्जी के पीछे, तो ये भी एक अच्छा पोटेंशियली, एक अच्छी पैनी के अंदर एक अच्छी 6-7-8 महीने की इन्वेस्टमेंट हो सकती है अगर हालात 1-2 महीने लिंगर ऑन हो तो। सनर्जी को भी इन सारों की सेल्स इतनी नहीं बढ़ी, प्रॉफिट मार्जिन बहुत बढ़ गए हैं क्योंकि इनके पीछे इन्वेंट्रियां पड़ी होती हैं, इन्होंने डील्स की होती हैं, इनके पास पेट्रोल होता है। तो पहले वो वाला पेट्रोल 60 रुपए क्रूड ऑयल वाला, अब वही 60 रुपए से अब कहाँ चला गया? तो वो सारा जो दरमियान में प्रॉफिट था वो इन्होंने कमाया। मैं आपको पीएसओ के रिजल्ट आने से पहले नहीं कहता था कि पीएसओ का प्रॉफिट बढ़ा आएगा। हाँ, पीएसओ ने डिविडेंड नहीं दिया, पीपल आर एक्सपेक्टिंग डिविडेंड, तो जिस वजह से सेंटीमेंट्स इफेक्ट होते हैं। मार्केट के अंदर लोग अच्छी चीज को नहीं लेते, मार्केट के अंदर लोग सेंटीमेंट्स को खरीदते हैं कि यार ये कंपनी के सेंटीमेंट्स, यार इसने ये, इसने ये, इसने ये। तो ये सारी सिचुएशन है। अब की सिचुएशन ये है क्योंकि वार दोबारा रीन्यू रिफ्रेश हो गई है। अब अमेरिका क्या ईरान के साथ करता है, ईरान अमेरिका के साथ क्या करता है, अब अगला एक दिन इंपॉर्टेंट होगा। कल के दिन में ये होगा कि हो सकता है इस सिचुएशन में हुआ तो मार्केट 5-6 हजार पॉइंट नेगेटिव पे ओपन हो। 4 से 5 हजार अगर रात को ट्रंप उठ के कह दे कि यार ये सारी सिचुएशन ठीक है, तो ये, अब अगर ये 4-5-6 हजार पे होगी तो हमारे पास फिर एक अपॉर्चुनिटी आएगी कि हम शेयर्स को ट्रांसफर करें। अच्छा, ये पीटीसी और पेल और मुगल और इन सारे शेयर्स के बारे में मेरा सिर्फ यही है कि फंडामेंटली इन कंपनीज के अंदर कोई मसला नहीं। मुगल के अंदर एक फंडामेंटल मसला ये है कि मुगल इस टाइम 100% यूटिलाइजेशन कैपेसिटी पे है। मुगल अगर आज
कंपनी को स्क्रैप मिल जाए ना, स्क्रैप आता है दूसरे मुल्कों से, दुबई से, इधर उधर से। अब स्ट्रेट ऑफ हार्मोज बंद होने से वो सारा इफेक्ट है। अगर मुगल को स्क्रैप मिल जाए तो मुगल के पास अगले 3 माह के ऑर्डर्स फुल फ्लेज पड़े हैं। लोग पैसे लेके, यानी जो सरिये वाले हैं ना, ये पैसे लेके बैठे हुए हैं मुगल के यार मुगल हमें सरिया दे, लेकिन वो क्या है, पीछे से बंद है, स्क्रैप नहीं आ रहा। तो ये सारी सिचुएशन है। पेल वाले पेल वाले पेल यार देखो, पेल बहुत बड़ा बेनिफिशियरी है गवर्नमेंट की हर पावर पॉलिसी के ऊपर। ट्रांसफार्मर्स पेल, आपको पता है 8,400 ट्रांसफार्मर की इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है। पिछले साल इसने सिर्फ 3400 बनाया था। इस साल इसके पास सारे ऑर्डर्स पड़े हैं, इंपोर्ट के ऑर्डर्स पड़े हैं। लेकिन सिचुएशन यही है कि ये सारे ऑर्डर्स इन पाइपलाइन है या प्रैक्टिकलिटी में कन्वर्ट हो रहे हैं। पीटीसीएल की अगर बात करते हैं ना, पीटीसीएल इज अ गुड शेयर। मैं ये नहीं कह रहा बुरा है। मैं कहां से इसको बुरा कहता हूं, दो तरह से बुरा कहता हूं। पहली चीज ये है पीटीसीएल की, पीटीसीएल ने जो लोन लिया है ना अभी एक्वायर करने के लिए टेलीनॉर, $400 मिलियन का लोन लिया है। वो $400 मिलियन का डॉलर बेस्ड लोन लिया है। अगर यहां से करेंसी ₹10 भी डीवैल्यू होती है ना, तो पीटीसीएल नेगेटिव हो जाएगा। इतने बुरे हालात इसके खराब हो जाएंगे। ठीक है। तो ये एक जो सिनेरियो है ना, इस सारे सिनेरियो को आपने इस तरह देखना है कि पीटीसीएल ने जो लोन लिया है वो डॉलर बेस्ड लोन है, वो रुपीज बेस्ड नहीं है। प्लस पीटीसीएल अपने आप को चेंज करने की कोशिश कर रहा है, पर अल्टीमेटली मैं हमेशा एसओईज जो है ना, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज होते हैं, उससे थोड़ा सा घबराता हूँ, क्योंकि उनकी मैनेजमेंट ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट होती है। तो ये सारे सीमेंट सेक्टर की अगर बात करें ओवरऑल, सीमेंट सेक्टर इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट सेक्टर इन स्टॉक मार्केट। तो सीमेंट सेक्टर की जो बेसिकली चीज है वो ये है कि आपके जो इंटरनेशनली कोल प्राइसेस भी इंक्रीज हो रही हैं। ठीक है, आपके बॉर्डर्स बंद हैं, क्योंकि वो पहले तो उन कंपनीज को अभी लिस्ट से निकाल दें जो एक्सपोर्ट करते हैं। कोहाट और ये वो कंपनीज बिल्कुल अच्छी हैं, कोई मसला नहीं, लेकिन अभी उस पे हमने नहीं जाना, क्योंकि बॉर्डर की सिचुएशन ऐसी नहीं है। दूसरी चीज, इधर आ जाएं आपकी सीमेंट सेक्टर में कोल प्राइसेस, जो इंपोर्टेड कोल सीमेंट ज्यादा यूज कर रहे हैं उनसे भी हमने बचना है। तो ये 2 3 4 सिनेरियोज होंगे जिसको हम लोग सीमेंट सेक्टर में एंटर होते हुए देखेंगे। ठीक है, हाँ, जिसी की लोकल प्रोडक्शन अच्छी चल रही है उनके बारे में हम लोग पॉजिटिव हैं। और ओवरऑल हम लेंगे भी। अब गवर्नमेंट ने, क्योंकि सीमेंट सेक्टर बड़ा ज्यादा बेस करता है गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होती हैं, जैसे ठट्ठा सीमेंट, ओमनी ग्रुप क्या है, ओमनी ग्रुप इज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ सदर जरदारी, तो कहा जाता है ठट्ठा ग्रुप के पीछे भी आसफ अली मतलब प्रेसिडेंट साहब है, कहा जाता है, वल्लाह आलम। ठीक है, अब क्योंकि अब गवर्नमेंट के जो फिजिकल डेफिसिट है वो भी इंक्रीज होंगे महंगाई की वजह से, गवर्नमेंट सब्सिडीज देगी। तो गवर्नमेंट कहाँ से सब्सिडी देगी, जेब से तो नहीं देगी। गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट बुलाएगी उन्हें, "ओ, इधर आओ भाई, ये एक तरक्याती बजट कितना पड़ा है जनाब, 300 अरब, 200 अरब की सब्सिडी दो, वोट तो बने हमारे"। अब वो सब्सिडी सस्टेनेबल मॉडल नहीं होता। वो सब्सिडी बेसिकली कंस्ट्रक्शन या इंफ्रास्ट्रक्चर के पैसे जा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के जा रहे हैं, तो सीमेंट स्टील इनके पैसे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी सिचुएशन ऐसे होगी। आह, यार बोर हो गए या नहीं, बस ना करें। लक भी तो एक्सपोर्ट करता है, लक एक्सपोर्ट भी करता है। लक का कोर वर्सेस अदर देखें, अदर्स में भी लक है, प्लस लक बाहर के सारी चीजों में भी है। तो सर आसफ भाई सवाल ले लेके, मैं सवाल ही ले लेके वो जवाब दे ही जा रहा हूँ उस तरह। तो सर ये सारी सिचुएशन है। अब क्या और बताएं, अब मेरे ख्याल से चुप करके हमें फिंगर क्रॉस करके सुबह बैठना चाहिए कि क्या होता है कैसे होता है। तो ये देखना चाहिए। सेक्टर वाइज एक दफा देख लेते हैं, अगर कहते हैं आप, मैं एक दफा वेबसाइट खोल के सेक्टर वाइज बात कर लेते हैं, एक ट्रेकिंग ठहरे, वो भी अगर आप लोग कहते हैं। आ गया भाई सेक्टर वाइज। यार देखो, मैं ना बात सुने, बड़ी चीजें मिस भी हो जाती हैं, कुछ नहीं, मैं इन गुड फेथ आपको बता रहा हूँ, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं कुछ चीज आपसे न छुपाऊं, जो नेचुरली बात हो रही होती है ना वो मैं आपके साथ बात करूं। ठीक है, तो आपने कभी भी इस चीज से परेशान नहीं होना कि मैं शायद कुछ चीज छुपा रहा हूँ या मेरे पास कुछ ऐसा है कि कमाल हो गया और ये वो दाएं बाएं हो रही है, बस ठीक है फिर। तो भाई सबसे पहला सेक्टर है ये आपका ऑटोमोबाइल सेक्टर। ऑटोमोबाइल सेक्टर का मैंने बता दिया है। ऑटोमोबाइल में अगर होंडा का आप पूछ रहे हैं ना, होंडा को अपर कैप पे क्यों लग रही थी,
ठीक है, वो अपर कैप की मैंने आपको रीजन बता दी कि कराची में ये न्यूज चल रही थी कि डी लिस्ट हो रही है। डी लिस्ट से पहले पाकिस्तानी ये कहते हैं कि पता नहीं किस रेट पे डी लिस्ट हो रही है, यहाँ से भागो, इसको ले जाओ ऊपर, खरीदो खरीदो। तो वो सारा है, और इसने अच्छे खासे लोगों को फंसाया होगा, फिर 6 महीने नीचे बैठ जाएगी जाके अगर डी लिस्ट की खबर ना हुई। तो अगर मेरी इसमें से अगर कोई चॉइस इस सिचुएशन में होनी चाहिए, तो इस सिचुएशन में चॉइस आपकी फिर साजगार ही होनी चाहिए। उसकी वजह ये है, साजगार की जो साजगार इनोवेशन दे रहा है, साजगार के ऊपर जो भी टैंक खरीद रहा है ना, या जो भी इसकी नई गाड़ियां खरीद रहा है, हैवल 1 करोड़ 30 40 लाख वाली, वो सारे अलीट लोग हैं जो कैश पे ज्यादा ले रहे हैं। 80% सेल इनकी कैश पे ही हो रही है। होंडा की कोई अगर सिटी खरीदता है ना, या टोयोटा का कोई मॉडल खरीदता है, तो वो जाते हैं लीज पे, उन्हें 1% इफेक्ट हो रहा है। तो इस सारी सिचुएशन में ये वाली सिचुएशन इज गुड। ठीक है। ऑटोमोबाइल पार्ट्स में मैं आपको कहूंगा फॉर टाइम बिंग बचना है, खास तौर पे बैटरीज में सट्टा ही होगा। बैटरीज का वैसे कोई पोटेंशियल इतना ज्यादा आपको शायद नजर नहीं आएगा। उसकी दो रीजन है। पहली चीज ये है कि ये बैटरीज जो हैं अब ये पुरानी हो गई हैं। अब नई जो बैटरीज हैं वो आ रही हैं लिथियम वाली। अब जब लिथियम वाली बैटरीज, ये लोग लिथियम बैटरी इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि लिथियम बैटरी बनाने के लिए आपको तकरीबन डेढ़ डेढ़ अरब डॉलर चाहिए उसका प्लांट लगाने के लिए पाकिस्तान में। तो ये बैटरियां आपको ऐसा, ये लिथियम बैटरियां खुद प्लांट नहीं लगाएंगे। तो बैटरियों के बिजनेस से फॉर टाइम बीइंग आपने सेफ साइड ही रहना है, अनटिल अनलेस कोई बहुत अमेजिंग न्यूज नहीं आती। तो ये चीज। दूसरी चले जाए केबल एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स में। केबल एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स आपका तब चलता है जब सबसे पहले आपका, मैं फिर बताता हूं, जब भी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री चलेगी सबसे पहले आपका सीमेंट चलेगा, सीमेंट के बाद आपका स्टील सेक्टर चलेगा, स्टील सेक्टर के बाद आपका ग्लास और तारें। अब घर बनता है ना, सबसे पहले सीमेंट सरिया, उसके बाद ही बाकी ग्लास और ये सारी तारें शारें यूज होती है ना। तो क्योंकि अभी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री उस तरह नहीं चाह रही, क्योंकि सीमेंट की यूटिलाइजेशन कैपेसिटी नहीं आ रही, तो इसलिए इन पे प्रेशर रहेगा। मीनवाइल जो पाक इलेक्ट्रॉन होगा, पाक इलेक्ट्रॉन इज अ सेफ इन्वेस्टमेंट। आपकी गवर्नमेंट पावर सेक्टर में बहुत ज्यादा चेंजेस कर रही है, नए मीटर्स गैपको को प्राइवेट कर रही है। जब ये प्राइवेट करेंगे तो इसके बाद हो सकता है कि एएमआर आ जाए, ऑटोमेटिक मीटर रीडिंग्स वाली मशीन आ जाए, कि जहां पहले यूनिट डले, और अल्टीमेटली अगले 3 साल में आप पहले मीटर लगा देगा ऐसे कि जहां आप पहले कार्ड प्रीपे कराएंगे, बाद में उधर जाके आप उतने यूनिट आपको मिल जाएंगे। ठीक है। तो ये इस पूरे सेक्टर में पहले अभी भी चॉइस है। अगर ये 32-30 पे मिलता है तो बेशक आप लोग 20-20% भी इसे बाय कर सकते हैं। ठीक है। सीमेंट सेक्टर में पहली बात है, हम उन कंपनीज में नहीं जाएंगे जिधर बॉर्डर कंस्ट्रेन होगा, जो बॉर्डर से लिंक्ड कंपनीज होंगी। ठीक है। और एक्सपोर्ट रिलेटेड कंपनीज होंगी। अब लक की बात करें तो लक एक्सपोर्ट भी करता है, लेकिन उनके बाहर भी प्रोजेक्ट्स है, लक एक्सेप्शन है। वो सिर्फ सीमेंट कंपनी नहीं है, वो पूरा एक मतलब ग्रुप ऑफ कंपनीज है। बाकी सीमेंट सेक्टर में थोड़ा सा मैं शायद डरूंगा इस सारी सिचुएशन में सीमेंट सेक्टर में एंटर होने के लिए, अनटिल अनलेस के कोई बड़ी क्लियर पिक्चर ना है। तो सीमेंट सेक्टर, केमिकल को देखें, जो चीज अभी आपको समझ नहीं लग रही उसमें एंटर ना हो फॉर अ टाइम बिंग। केमिकल में आपको गनी वालों में ब्रोकर सट्टा लगवा रहे होंगे, छोटा शेयर है ना, लेकिन एज सच कोई फंडामेंटली इसमें कोई ऐसी खबर नहीं है। दूसरा, खास तौर पे ये जो पेंट बिजनेस है ना, इसमें आप लोगों ने एंटर नहीं होना। पेंट बिजनेस में क्यों नहीं एंटर होना? अब ये भी एक कंसेप्ट समझें, पेंट बिजनेस के अंदर एंट्री बैरियर नहीं है। एंट्री बैरियर नहीं है, आप यूट्यूब खोलें वो कहेंगे जी 2 मरले के घर में पेंट की फैक्ट्री लगाएं। ठीक है। आप लोकली बाहर, अब कौन बर्जर लेता है, बक्सले लेता है या अस्को लेता है? अब सारे जाते हैं, वो कहते हैं ये ब्लैक और पेंट अंदर ये मिलेगा, ये 400 रुपए का पेंट पास। एंट्री बैरियर नहीं है, जिसकी वजह से जो नॉन रेगुलेटेड प्लेयर है वो सेल खा गए हैं आपके प्लेयर्स की। भाई समझ आ रही है? मैं जरा शक्ल देख लूं आप लोगों की, समझ आ रही है कोई नहीं? अब बता दो भाई। जी जी सर, बहुत अच्छे से समझ आ रही। बस देख लेना, बाद में कुछ और ना निकले। अच्छा, क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड छोड़ दें भाई इसको। मैं, आप में से पता नहीं किसी को याद होगा या नहीं, मैं आपको कहता था जिसने पीएसओ का शेयर नहीं लेना वो 1 रुपये और 70 पैसे का हबीब HBL इन्वेस्टमेंट फंड ले ले, हिफा। वो क्योंकि इसका 90% इन्होंने पीएसओ उठाया हुआ है, पीएसओ ऊपर जाएगा तो ये भी ऊपर जाएगा। पता नहीं किसी को याद है? 6-8 महीने की पुरानी बातें नहीं। कमर्शियल बैंक्स में मैं जरूर जाऊंगा, और बैंक्स में मैं उन बैंक्स के अंदर जाऊंगा जिनका क्वालिटी का रेवेन्यू होगा, जो डिपॉजिट अपने हर साल बढ़ा रहे हैं, नो मैटर व्हाट क्या इकानमी है। मिजान बैंक उनमें है, यूबीएल उनमें है, और किस बैंक में, एमसीबी भी ठीक है उसमें है, बैंक अल्फला उसमें है। ये हर साल अपने डिपॉजिट ग्रोथ, बाकी देखिए एक साल छक्का मार देना ये। अब आप मुझे कहेंगे नेशनल बैंक में नहीं आप जाएंगे?
इस सिचुएशन में मैं नेशनल बैंक में नहीं जाऊंगा, क्योंकि इस सिचुएशन में मैं नेशनल बैंक में इसलिए नहीं जाऊंगा, हाँ सिचुएशन थोड़ी सी काम डाउन हो फिर मैं नेशनल बैंक भी देख लूँ। मैं वैसे नॉन शरिया में जाता ही नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं नहीं जाऊंगा। मैं जब ये कहता हूँ ना मैं नहीं जाऊंगा, इसका मतलब एज समझाने का तरीका है। बीओपी और नेशनल बैंक, बीओपी में फिर भी पोटेंशियल है, बीओपी 38-39 वाला पोटेंशियल रखता है अभी भी। अगर फेयर वैल्यू की बात करें इसकी प्राइस टू बुक वैल्यू पे, अगर ये 1.2 पे जाएगा तो ये गवर्नमेंट ओन्ड है, तो मुझे थोड़ा सा डर लगेगा नेशनल बैंक में। इंजीनियरिंग में स्टील स्टूल सेक्टर में भी मैं थोड़ा सा कम जाऊंगा। अगर गया तो मैं शायद मुगल मेरी प्रेफरेंस होगी पहली। सेकंड प्रेफरेंस मेरी शायद मैं क्रिसेंट स्टील को भी थोड़ा देखना पसंद करूंगा एक्सप्लोरेशन में। हाई बोर पाइप बनाते हैं क्रिसेंट वाले, तो मैं इसमें भी थोड़ा सा देखूंगा। अगर मुझे पेनी कोई देखना पड़ा तो मैं आगा आयशा स्टील की तरफ थोड़ा सा मेरा रुझान रहेगा, कि इसमें कुछ ना हो। अगर आगा स्टील या आगा स्टील वो थी, मैं आपको एक खबर दे देता हूँ, 2017-18 में आर्मी वाले इसे खरीदना चाह रहे थे, फौजी ग्रुप, लेकिन कुछ रीजन की वजह से नहीं बिका, तो हो सकता है किसी टाइम इनका लक लग जाए। ठीक है। ईटीएफ्स में शायद जेएस मोमेंटम जो है ना, वो भी मार्केट अगर बुलिश होगी तब ठीक है, वरना आपका जो मिजान है वही बस सेफ साइड है। ठीक है। आपको मैं यहाँ ये बता दूं कि अगर आप में से कोई बिल्कुल ही नहीं ना कुछ करना आता किसी को, और कहता है कि जी मुझे क्या पता मैंने कौन से शेयर लेने हैं, तो वो यहाँ जाके किसी भी ईटीएफ का लिख दे। जेएस मोमेंटम वाले हर महीने अपना ईटीएफ चेंज करते हैं। एक मिनट, जेएस जेएस मोमेंटम, वो क्या है इसका जेएस मोमेंटम का कोई बता ही दे यार, कोई खुद ना काम आना कभी। जेएस मोमेंटम का क्या है, जेएसएम, जेएस जेएसएम, मोमेंटम फैक्टर ईटीएफ, जीएसएमएफ ईटीएफ। जेएसएम ये है जेएस मोमेंटम। जेएस मोमेंटम आप ऐसे खोलना, ये हर महीने ये चेंज करते हैं, जो शेयर मोमेंटम में है उसे लेते हैं। तो आप यहाँ जाना और यहाँ जाके नीचे ये बास्केट को खोलना। ये जब बास्केट खोलेंगे तो इस दफा इन्होंने ये शेयर लिए हुए हैं, एंग्रो एंग्रो होल्डिंग, मारी, एमसीबी, एमबीएल, ओजीडीसी, पोल, पीपीएल, देखे चेक करें कि उन्होंने सारा कुछ ही पेट्रोलियम सेक्टर को दे दिया। पीआरएल, पीपीएल, पोल, ओजीडीसी, एमसीबी, ये देखे ना उन्होंने कैसे अपनी आपको कवर किया। ठीक है। अब अगले महीने फिर देख लेंगे, ये आप उनके इतने इतने बड़े बैठते हैं, तो ये एक तरीका होता है ईटीएफ्स के बारे में देखने का। अच्छा, फर्टिलाइजर्स में मेरी चॉइस शायद, फर्टिलाइजर को लॉन्ग टर्म ही देखना। ये ना करना कि जी मैंने जी फौजी फर्टिलाइजर 570 पे ले लिया था, अब मैं क्या करूं। पहले इसे लॉन्ग टर्म ही रखना लेना। अच्छा, फूड सेक्टर में इस सारी सिचुएशन में थोड़ा सा बच के रहना है, खास तौर पे ये यूनिटी वूनिटी में एक दो अपर कैप पे लगेंगे फिर नीचे आएगा। एफसीपीएल एक अच्छा शेयर है, नो डाउट। आपका नेशनल फूड तो बच्चों वाला शेयर है, जो आप बच्चों को खरीद के दें। ठीक है। अच्छा, इसमें अगर आप बिग बर्ड में आजकल कोई इतना शोर नहीं है, तहूर में कोई नहीं है, बरकत ये एग्रो में आजकल कोई इतना पोटेंशियल नहीं है। हाँ कोई देखें, फौजी फूड्स में अभी ये भी न्यूट्रल है, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव। ठीक है। फूड सेक्टर अभी शायद फॉर अ टाइमिंग होल्ड ही रखे हैं हम लोग। फ्यूचर कंट्रैक्ट अल्लाह माफी, अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा, ग्लास एंड सेरामिक्स मैंने वही बताया कि जब तक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री फोकस नहीं करेगी तो इस पे हम लोग फोकस नहीं कर पाएंगे, जो मर्जी हो जाए। ठीक है। जीएल के रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, सारा कुछ ये वो, लेकिन फिर भी इसकी सिचुएशन वही मैंने आपको पहले इस लेक्चर के बताया। इंश्योरेंस कंपनी भी आप लोग नहीं करते होंगे, अगर कोई करता है तो देख ले, इंश्योरेंस कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनीज होती हैं। अच्छा, एंग्रो होल्डिंग का वही सिस्टम, लोन इन पे बढ़ा है और इंटरेस्ट रेट से इनके लोन को इफेक्ट होगा, लेकिन ओवरऑल एंग्लो होल्डिंग के जितना वॉल्यूम लग रहा है ना, तो कंसीडर ये किया जा रहा है इसमें कोई बड़ी गेम होनी है। इस भी सिचुएशन में एंग्लो होल्डिंग को 340 350 वाला शेयर है, नो डाउट। ठीक है। ये ट्रस्ट ब्रोकरेज ये वो ये छोटे छोटे शेयर है यार, ये शेयर्स ना हम ब्रोकर हैं, हमें अमीर करते हैं, आपको नहीं अमीर करते, ये तो बनाए ही आपको गरीब करने के लिए। अच्छा, नीचे आ जाए, बाटा सर्विस सर्विस। अच्छा, सर्विस लॉन्ग मार्च, सर्विस टायर वाला जो शेयर आ रहा है ना, SLM, सर्विस लॉन्ग मार्च, उसका आईपीओ आ रहा है कल। मैं इसकी प्रॉस्पेक्टस पे भी पहले ही बताता हूँ। अच्छा, वो आईपीओ ऐसा है जिसको आपने लेके रखने वाला आईपीओ है। ठीक है। तो ये आपने देखना है। उसके बाद अगर कोई लॉन्ग टर्म अपने लिए रखना चाहता है, अपने बच्चों के लिए रखना चाहता है कि उसे कभी बीमारी ना आए, और इंशाल्लाह ताला,
तो शिफा इंटरनेशनल के शेयर लेके अपने बच्चों के लिए रख दें या अपने लिए रख दें, कोई भी नहीं आपको बताएगा कि जूं जूं आप बूढ़े होते जाएंगे तो आपका खर्चा शिफा निकालता जाएगा, वैसे तो अल्लाह आपको जिंदगी दे। ठीक है, तो ये आप एक शेयर को ना लॉन्ग टर्म थोड़ा थोड़ा करके ना समझ लें कि अगर आपके महीने में आप लोगों ने बजट में 5,000 रुपये दवाइयों का रखा है, उस महीने में अल्लाह आपको बीमार ना करे तो वो 5,000 का शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल के शेयर लेके रखते हैं। ठीक है, मुदारबा इसमें से कुछ भी लेके रख सकते हैं। हमारी एनर्जीज में आजकल हैपनिंग कम है। ठीक है, ओजीडीसी पीपीएल, ये ओजीडीसी सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है क्योंकि ओजीडीसी पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पेट्रोल निकालता है, फिर उसके बाद मारी निकालता है, फिर पीपीएल निकालता है। पाक ऑयल फील्ड्स, अगर आप डिविडेंड की बात करते हैं तो डिविडेंड यील्ड में वो पाक ऑयल फील्ड इज अ गुड, लेकिन असल में इनकी जो वैल्यूएशन होती है वो होती है कि आगे इनके पास कितना एसिड पड़ा है, तो उस हिसाब से आपने देखना होता है। ओएमसीज के अंदर सारे ही अच्छे हैं, लेकिन मेरी फिर भी चॉइस होगी कि आपको पीएसओ जैसी सेफ्टी नेट और किसी शेयर में नहीं मिलेगा। अटक फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है। ये जो ये ब्रुशनी ये ब्रुशेन एलपीजी, यार इसकी मैंने स्टडी नहीं की हुई, काफी अरसे से मुझे काफी लोगों ने कहा हेस्कोल यहां से 45 रुपए का भी हो जाए मैं आपके लिए तालियां बजाऊंगा, लेकिन खरीदूंगा नहीं। ठीक है, सुई नॉर्दर्न इज अ गुड कंपनी, सुई सॉदर्न इज अ लॉस मेकिंग कंपनी, सुई सॉदर्न से हमेशा आपने बचना है। ठीक है, ये सट्टा ही लगवाते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये बाकी आगे वो आगे फार्मा सेक्टर प्रेशर में है। प्रेशर में इस वजह से है फार्मा सेक्टर की एक्सपोर्ट और एपीआईज इंटरनेशनली बड़ी महंगी हो रही है, इनके प्रॉफिट मार्जिन खाने का डर है। तो इस सारी सिचुएशंस पे इनकी प्रॉफिट अगले क्वार्टर में इफेक्ट हो सकती है, इस वजह से ये थोड़ा सा प्रेशर में रहेगा। ठीक है, अगर कोई अच्छी आपको चॉइस अंदर मिलती है, जैसे कुछ ऐसे शेयर्स हैं जिनकी बड़ी अच्छी चॉइसेस हैं, लाइक अगर सर्ल आपको 85-80 इसकी रेंज में मिलता है, इट्स अ गुड कंपनी। ठीक है, अगर आपको ग्लेक्सो 320 की रेंज में मिलता है, 290 पे मिलता है, ये तो बेहतरीन कंपनी। ठीक है, आपको एजीपी 170-75 की रेंज में मिलता है तो अमेजिंग कंपनी। तो इस तरह आपने इन सारी चीजों को देखना है। ठीक, उसके बाद आगे पावर जनरेशन, भैया पावर जनरेशन में ना फॉर टाइम बिंग बचे हैं, इसकी कोई पॉलिसी का पता नहीं कैसे है। खास तौर पे इस तरह के शेयर, ये जो अल्टर एनर्जी, एंग्रो पावर जिन, इनसे थोड़ी सी जान छुड़ाएं, सैफ पावर, इन सारों से जान छुड़वाएं। ठीक है, अगर आपने देखे निषाद चुनी और निषाद पावर, आपको पता है ना जो बार्डे हैं, जो वॉल्यूम लग रहा है इनका जैको की वजह से लग रहा है। देखें बात सुने, मेरा पहले पॉइंट ये था और अभी भी मैं इस पॉइंट पे अपने मुत्फिक हूं, और वो ये मेरा पॉइंट है कि सर आपका जो वो सारा सिनेरियो है, वो जो वो क्या नाम है गाड़ियों का, देखें जैको आई, जैको ने आते ही मार्केट में धूम धूम मचा दी। अब जैको जो आई धूम मचाई उसने, उस सारे सिनेरियो में उन्होंने इंट्रोडक्टरी प्राइस दी हुई थी कि इंट्रोडक्टरी प्राइस 89 लाख, 92 लाख, 95 लाख। अब आके उन्होंने प्राइस सी की है, अब कितनी बिकती है, पहले तो उन्हें प्रॉफिट ही नहीं हुआ, इतना प्रॉफिट ही नहीं हुआ जितना वो है। तो ये दूसरा, हम एनपीएल और एनसीईपीएल को उस टाइम तक सेफ्टी नेट में रखेंगे जब तक वो अपनी बुक वैल्यू से नीचे है। मेरे ख्याल से एनपीएल 80 के आसपास बुक वैल्यू है, दूसरे की मेरे ख्याल से कोई 58-60 के आसपास बुक वैल्यू है। तो आपने इन सारी शेयर में लिखना है। हबको की बात करूं तो हबको ओवरऑल डिविडेंड देता है, सब कुछ बिल्कुल सही है। बीवाईडी से उसे सेल नहीं मिली, जो लास्ट क्वार्टर में भी हमें एक्सपेक्टेड था कि बीवाईडी से हमें वो सेल नहीं मिलेगी। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि अब आ जाए एनएमएल में। एनएमएल इज अ गुड चॉइस, अगर आप होल्ड कर सकते हैं हर डिप पे। एनएमएल एनएमएल इज अ शेयर जो आपको 2026 में डबल होता हुआ इंशाल्लाह ताला मिलेगा। तो ये सारी सिचुएशन है। ठीक है, और सारा पेट्रोलियम के बारे में आप साहब आज इतना लंबा मैसेज किया, 7 मिनट 34 सेकंड का, आप फिर इसमें परेशान हो गए। दूसरी चीज ये है कि आप लोग भी मेरी तरह ये कह रहे होंगे हमारे अकाउंट नहीं खुल रहे, फाउंडिंग मेंबर का हमने दिया। देखें, एक मेरा आपसे वादा है, जब तक आपके अकाउंट नहीं खुलेंगे मैं लॉन्च नहीं करूंगा ब्रोकेज हाउस। ठीक है, जब तक मेरी आपसे कमिटमेंट थी कि आप फाउंडिंग मेंबर होंगे, आप जब फाउंडिंग मेंबर होंगे तो इशू ये है कि ओटीपीज नहीं आ रहे, आप लोग में से काफी कॉल्स नहीं उठाते। ठीक है, और ये सारा कुछ, तो इस सारे सेक्टर में आप भी थोड़ा सा कोऑर्डिनेट करें टीम के साथ, थोड़ा सा सब्र करें। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि उस टाइम तक जब तक आप लोगों के अकाउंट नहीं खुलेंगे हम ब्रोकेज हाउस को लॉन्च नहीं करेंगे, और सबसे बड़ी इसकी कॉस्ट मुझे ही पे करनी पड़ रही है। ठीक है, तो ये सारा सिनेरियो है। उम्मीद है आज का आपको लेक्चर अच्छा गुजरा होगा। देखिए अभी मैं यूट्यूब से फ्री हुआ, अभी आपसे, उससे पहले मेरी कंपनी की मीटिंग थी, अब इसके बाद मेरा ओवरसीज का सेशन है। तो अपना ख्याल रखें, ठीक है, और दुआओं में याद रखें, और बस दुआएं करना यार,
अल्लाह करम करेगा हम सब पे। ओके जी, ख्याल रखिएगा।